हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपको स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस करंट अफेयर्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं बिना देर के हुए और पहला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया का सबसे नया लोकतंत्र बनने के लिए किस देश ने किंग चार्ल्स तृतीय को राष्ट्र प्रमुख के पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? कौन सा देश है ये? लेटेस्ट देश आंसर का जमैका। ठीक है, ये कैरेबियन कंट्री है। ओके, देखिए जमैका सरकार ने, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि वहाँ की संसद में एक बिल पेश किया गया है, विधेयक पेश किया गया है, ताकि जो सम्राट का पद है चार्ल्स तृतीय, जो कि ब्रिटेन के राजा हैं, किंग हैं, तो उनको जमैका के राष्ट्र प्रमुख यानी जमैका के भी जो सम्राट है तो उस पद से हटा दिया जाए। ठीक है, ब्रिटेन के सम्राट के पद से नहीं, जमैका के सम्राट के पद से। ठीक है, हालांकि ये प्रतीकात्मक पद था, लेकिन उसको भी हटाने की प्रक्रिया चल रही है और ये संवैधानिक राजशाही कहा जाता है इसको। तो इसको समाप्त करने के लिए इसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम उठाया। ठीक है, देखिए वर्तमान में क्या है जमैका, एक बार चलते हैं जमैका को देख लेते हैं, फिर और डिटेल में आपको बताएंगे जमैका के बारे में और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, देखिए चलते हैं, ये प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं कहाँ पर? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में, यानी इस जगह को कैरेबियन, ये कैरेबियन सी है और उसके आसपास के देशों को कैरेबियन कंट्री कहा जाता है। तो उसी में जमैका जो है ना, वो अगर मैप में देखेंगे तो यहाँ पर है, ये जो मैंने घेर दिया है यहाँ पर है ये जमैका। इसकी राजधानी क्या है? तो किंगस्टन है। ठीक है, इसकी राजधानी किंगस्टन है। मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर। ओके, सम्राट चार्ल्स तृतीय कहे जाएंगे, हालांकि ये केवल प्रतीकात्मक है। गवर्नर जनरल होते हैं यहाँ पर, जो कि चार्ल्स तृतीय के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, और उनका नाम है पैट्रिक एलन। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंड्रयूज होल्सन। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा चलती है जमैकन डॉलर। क्लियर हुई बात? अब बात करते हैं क्या मामला है वहाँ पर। देखिए जमैका में यहाँ के सम्राट का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? तो गवर्नर जनरल यहाँ पर करते हैं। ठीक है, देखिए कई पूर्व ब्रिटिश जो उपनिवेश थे उसी की तरह का जमैका भी हुआ करता था, और उसको स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेजों से 1962 में। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्र प्रमुख या राज्य प्रमुख के तौर पर बरकरार रखा गया था। हालांकि ये व्यवस्था औपचारिक थी, यानी प्रतीकात्मक थी। सारे डिसीजन जो है जमैका की सरकार ही लेती है, उसमें कोई दखल अंदाजी सम्राट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ परंपराएं हैं जो करना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन जैसे राष्ट्रपति होते हैं ना, वैसे वहाँ पर एक गवर्नर जनरल टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बॉस होते हैं वो किंग चार्ल्स तृतीय हो गया। ओके, देखिए अभी क्या हुआ है, पिछले कुछ वर्षों में कैरेबियन इलाके के, इस इलाके के 12 पूर्व उपनिवेशों में से 4 ने गणतंत्रवाद को, यानी रिपब्लिक अपने स्टेटस को अपना लिया है। अब उन देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो ब्रिटेन के किंग नहीं है। ये कौन कौन से देश है? गुयाना, त्रिनिडाद, टोबैगो, डोमिनिका और बारबाडोस। सबसे युवा जो गणतंत्र है वो बारबाडोस है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, और पिछले कुछ समय से, मतलब ब्रिटिश शासक से काफ़ी तर्क भड़क तल्खी बढ़ी है। यहाँ तक कि अभी कॉमनवेल्थ की जो समिट हुई थी उसमें सीधे सीधे कैरेबियन देशों और कुछ अफ्रीकी देशों के जो वहाँ की सरकार के प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहाँ के, उन सब ने यहाँ तक कह दिया कि दास्ता जो इन्होंने शुरू की थी, वो जो भयावह थी, उसके लिए माफ़ी मांगने को कहा था और हर्जाना देने को कहा था। तो इतनी तल्खी है कि जब वो शासन में थे उस वक्त दास्ता जो उन्होंने की थी उसके लिए। किंग चार्ल्स जो है ना, वो केवल ब्रिटेन के ही या कहीं यूनाइटेड किंगडम के ही सम्राट नहीं है, बल्कि और भी कई देश हैं, 14 अन्य देश हैं, उसके भी वो सम्राट हैं या राजा के ही। कौन कौन से देश हैं, पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है। एंटीगुआ और बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनेडा, तुवालू, जमैका, न्यूजीलैंड, सेंट लूसिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाइड्स। ठीक है, तो इसी में से ये जमैका जो है ना, इसने कह दिया कि भाई आपको अब हम सम्राट नहीं मानेंगे। ठीक है, इससे पहले 2021 में बारबाडोस ने
उस वक्त की जब महारानी थी एलिजाबेथ थी, तो उनको राष्ट्र प्रमुख के पद से हटाकर खुद को गणतंत्र घोषित कर दिया था। बाद में फिर ये किंग बने थे यूनाइटेड किंगडम के, तो 14 अन्य देशों के भी ये किंग बन गए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। राजा के पास क्या अधिकार होते हैं जमैका में? देखिए, कुछ संवैधानिक कर्तव्य होते हैं जिनमें महत्वपूर्ण होता है नई सरकार को स्वीकृति देना। ठीक है, देश के आधार पर ही होता है। औपचारिक रूप से कानून को मंजूरी वही दे सकते हैं और कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं, राज्य सम्मान दे सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं। हालांकि ये सब चीज़ें गवर्नर जनरल के तौर पर होती है। गवर्नर जनरल हालांकि उसी देश का होता है। ओके, तो जमैका में जो किंग हैं ये वो केवल नाम मात्र के हैं, लेकिन गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति है वो किंग ही करते हैं, राजा करते हैं। और इसके लिए जमैका की सरकार सिफारिश करती है, फिर किंग चार्ल्स तृतीय मुहर लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो एक बदलाव हो रहा है। ठीक है, चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यूनिसेफ की स्थापना की गई थी और इस शुरुआत में इसका नेतृत्व लुकविड राजचमन ने किया था। लुकविड राजचमन। ये सवाल भी पूछा जाता है कि ये बताइए कि यूनिसेफ का पहला नेतृत्व किसने किया था? लुकविड राजचमन। ठीक है, तो शुरुआत में यूनिसेफ का जो उद्देश्य था वो सेकेंड वर्ल्ड वार से प्रभावित जो देश हैं बहुत सारे, उनमें बच्चे हैं और उनके माताएं हैं, उनको जो तत्काल ज़रूरत है उसको पूरा करना था। हालांकि 1950 में यूनिसेफ का उद्देश्य जो ना उसका विस्तारित किया गया और फिर बच्चे महिलाओं के दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म जो ज़रूरतें हैं उस पर फोकस कर दिए गए। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। ठीक है, अच्छा, ये भी सवाल हो सकता है कि यूनिसेफ का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूनाइटेड नेशंस में कई सारे उसके अंग हैं, ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के, तो किस ऑर्गन का ये हिस्सा है? तो ये है यूएन इकोसॉक, यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। इसका जो पीडीएफ है वो शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी क्लिक करके लिंक पर और वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यूएनसीसीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, उसके अनुसार जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 1990 से 2020 यानी 3 दशकों में दुनिया में कितने प्रतिशत भूभाग अस्थायी रूप से शुष्क हो गया है, यानी ड्राई की स्थिति आ गई है? आंसर क्या होगा? 77.6%। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन का इतना गहरा असर हम लोगों को देखने को मिल रहा है और ये लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, 9 दिसंबर का देख रहे हैं। रिपोर्ट किसने जारी की है? रिपोर्ट जारी की यूएनसीसीडी ने जारी की है और इसका फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। रिपोर्ट कहाँ पर जारी हुई है? ये रही रिपोर्ट और इसको जारी किया गया सऊदी अरब के रियाद में। यूएनसीसीडी की उसकी 16वीं समिट चल रही थी उसी के दौरान। ठीक, तो शुष्कता मतलब क्या हुआ? 2 चीज़ें होती हैं, एक शुष्कता होती है यानी बिल्कुल ड्राई सा, और एक सूखा होता है। शुष्कता मतलब कि अस्थाई और अपरिवर्तनीय भूमि परिवर्तन है, मतलब वहाँ पर पानी की कमी हो गई। और सूखा जो अस्थायी होता है, मतलब सूखा ही 1 साल 2 साल के लिए आता है, जबकि शुष्कता जो है ना, वो ड्राइनेस जो है ना, वो लंबे समय के लिए होता है और ये पूरे फसल और मानव जाति इन सबको बहुत प्रभावित करता है। अब सवाल हो कि रिपोर्ट का सार क्या है? कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिया है, मैं बता देता हूँ, महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, पृथ्वी की लगभग 77.6% भूमि जो है वो 2020 तक के जो 3 दशक थे उस दौरान शुष्क परिस्थितियों का अनुभव किया है। उस क्षेत्र ने इस अवधि में शुष्क भूमि का विस्तार लगभग 4.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर हुआ, यानी 43 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये क्षेत्रफल विश्व के 7वें सबसे बड़े जो देश है भारत है उसका लगभग 1/3 या उससे बड़ा है। ठीक है,
तो ये स्थिति है, और ये पृथ्वी की समस्त भूमि का 40.6% मतलब आर्कटिक को अगर छोड़ दें तो वो कवर करता है। और इस रिपोर्ट में चेतावनी भी दी गई है क्या, कि यदि दुनिया ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को अंकुश लगाने में असफल रहा तो इस सदी के अंत तक विश्व के 3% आर्द्र क्षेत्र यानी वेट एरिया जो है ना वो शुष्क भूमि बन जाएंगे। जहाँ पर पानी की स्थिति अच्छी है वहाँ पर पानी का संकट हो जाएगा, पूरे शुष्क क्षेत्र हो जाएंगे, ड्राई एरिया हो जाएंगे। ओके, तो ये स्थिति है। ये कुछ मैप भी दिखाना देना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट में ये मैप का जिक्र किया गया है, दिखाया गया है। आप ये देखिए, इसमें कुछ क्षेत्र बताए गए हैं जहाँ पर ज़्यादा शुष्क इलाके हैं, यानी सूखे को भी स्थिति वो पार कर चुका है। ठीक है, शुष्क और सूखे में क्या है, सूखा कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ वक्त के लिए होता है, 1 साल 2 साल के लिए होता है। शुष्कता जो है यानी ड्राइनेस हो गई वो लंबे समय के लिए होता है। तो एक तो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका है और ब्राज़ील के कुछ भाग देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो कलर है, देखिए ये डिजिटल बोर्ड है तो मुझे लगता है कि मैप ये साफ साफ आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो समझ लीजिए। ठीक है, तो उसमें अमेरिका के कुछ हिस्सा है और कुछ इस तरफ के इलाके हो गए, और इधर ब्राज़ील यानी दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील हो गया, इधर चिली हो गया और देश हो गया, उन सब का इलाका वो हो गया। और यहाँ पर देखिए जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास भी ये शुष्कता बढ़ती चली जा रही है। ओके, ये दक्षिणी यूरोप की ओर भी ये देखने को मिल रहा है। ओके, इसके अलावा मध्य अफ्रीका, देखिए यहाँ पर ये डार्क एरिया दिख रहा है, मध्य जो अफ्रीका है वहाँ पर भी स्थिति देखने को मिल रही है काफ़ी ज़्यादा। और एशिया के कुछ भाग भी, जैसे ये सब इलाके हैं, ये जो भारत है अपना प्यारा भारत, इसका भी ये भी इलाका जो है ये मैप में ये इस तरीके से हो गया, इसका भी ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये भी शुष्कता की स्थिति में चला जा रहा है। तो अब सवाल होगा कि क्या असर होगा इसका, ये जो शुष्कता बढ़ती जा रही है, ड्राइनेस बढ़ती जा रही है, उसका क्या असर होगा। देखिए सबसे बड़ी बात होगी, वर्तमान में क्या है 2.3 बिलियन लोग शुष्क क्षेत्र में रह रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में इसकी संख्या दोगुनी हो गई है और 2100 तक 2100 ईयर तक 5 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। और इससे जलवायु परिवर्तन से बड़ी समस्या आगे आने वाली देखने को मिलेगी। क्या मजबूरी में पलायन होगा बड़ी पैमाने पर, जैसे जैसे भूमि निर्जन हो जाएगी, वहाँ पर उपजाने योग्य स्थिति नहीं रहेगी, कृषि का पतन होने लगेगा। ऐसे में घर बार छोड़कर बाहर दूसरी जगह जाने की मजबूरी होगी। दुनिया भर में सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां पैदा होंगी। मध्य पूर्व से लेकर अफ्रीका तक, दक्षिण एशिया तक लाखों लोग पहले ही से प्लान कर रहे हैं और आने वाले दशकों में ये प्रवृत्ति और बढ़ेगी। ठीक है, जनसंख्या पर खतरे भी आगे आने वाले में बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में ये बताई गई है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, देखिए इकोलॉजी यानी पर्यावरण से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो है पूछी जा रही एग्जामिनेशन में, तो इसलिए थोड़ा फोकस दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा। आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इन जो दोनों जगहों पर यह आयोजन होने जा रहा है, कब, 23 से 27 जनवरी 2025 तक, अगले महीने ही, अगले साल ही। ठीक है, तो इसमें जम्मू कश्मीर में स्नो इवेंट होंगे जो 22 से 25 फरवरी तक, और फिर लेह और गुलमर्ग में खेलो इंडिया यूथ गेम्स उसकी मेज़बानी की जाएगी। ठीक है, इसमें आइस स्केटिंग, हॉकी, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, ये सब चीज़ें आयोजित की जाएंगी। ठीक है, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो रिटायर्ड ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, राजधानी लेह है। और जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है, उमर अब्दुल्ला, और उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। ओके, और बात हो रही है हम खेल की, तो केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, तो हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किस भाषा के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया 11 दिसंबर 2024 को। आंसर होगा गुजराती। काफ़ी पॉपुलर ये गायक और संगीतकार थे, और निधन जो है 90 वर्ष की उम्र में इनका हो गया। न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू में आप, उनको
गुजरात गौरव पुरस्कार, पद्मश्री अवार्ड, इन सब मिल चुका था। ओके, गुजरात के खेड़ा में उनका जन्म हुआ था 1934 में। 20 से अधिक फिल्मों, 30 से अधिक नाटकों के लिए संगीत की रचना की थी उन्होंने। काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग हैं, गुजराती सॉन्ग इनकी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल, उसका चौथा संस्करण जनवरी 2025 में किस राज्य में होगा? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? तो 17 से 19 जनवरी 2025 तक। कहाँ पर होगा? तो पश्चिमी कामेंग जिले के खेललोंग और थेथ्रो गांव में। ठीक है, ये इस लोकेशन में ये आयोजन किया जाना है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। तो उन्होंने इस महोत्सव का लोगो भी जारी किया है। ठीक है, तो ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा और इसमें पक्षियों को लेकर काफ़ी इवेंट्स किए जा रहे हैं। बर्डाथन भी किया जा रहा है, उसमें फोटोग्राफी कंपटीशन वगैरह भी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो पर्यटक वहाँ पहुँचेंगे। एक खास ये इवेंट बन चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। मैप में देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश को एक बार। प्यारा भारत है और यहाँ पर ये है अरुणाचल प्रदेश, इस जगह पर। ठीक है, रेड कलर में आप देख रहे हैं। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। गवर्नर है कल्लव त्रिविक्रम परनाइक। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ भी है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 25 दिसंबर तक किस जगह पर आयोजित किया गया? आंसर होगा कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। ठीक है, तो ये गीता महोत्सव है पारंपरिक हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार जो है वो नवंबर दिसंबर के शुक्ल पक्ष, मतलब शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है और ये नवंबर दिसंबर के बीच में आता है। शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो 2024 में ये 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया गया। मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जो स्थल है ब्रह्म सरोवर, वहाँ पर ही आयोजित किया जाता है। और ब्रह्म सरोवर के बारे में माना जाता है कि यह वो स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उस दौरान अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बताया नायब सिंह सैनी। और हाँ, राजधानी क्या है? चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आपको बताऊं कि बीपीएससी का नया बैच शुरू हो रहा है और वो तारीख है 4 जनवरी। ठीक, 4 जनवरी 2025 से तो ज्वाइन कर सकते हैं आप अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। शानदार फैकल्टी हैं और उन सबको आपने देखा ही होगा। बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिव्यू किया था उन दोनों ने। ओके, तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, शार्प लर्निंग ऐप, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मामूली से प्राइस में प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, रिटर्न भी तैयारी करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का इसका 12 दिसंबर को। उद्देश्य ये कि जो इंटर गवर्नमेंटल जो संबंध है उसमें न्यूट्रल रहा जाए, न्यूट्रल रह के और मजबूती की जाए। ठीक है, यहाँ तटस्थता का मतलब ये हुआ कि जो दूसरे देशों के बीच में युद्ध चल रहा है तो उसमें भागीदारी से परहेज किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में निष्पक्षता की जाए, शांतिपूर्ण हल किया जाए, तो ये सब। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये दिवस घोषित है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीत लिया है? क्या होगा आंसर इसका? आंसर होगा डी गुकेश। क्या नाम है? डी गुकेश। मात्र 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं और 12 दिसंबर को उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। किसको हराया उन्होंने? तो चीन के डिंग लिरेन, क्या नाम है? डिंग लिरेन, पिछली बार के विजेता थे, उनको फाइनल में हरा दिया। तो 18 साल की उम्र में ये खिताब जीतने वाले डी गुकेश जो हैं वो दुनिया के ऐसे पहले प्लेयर बन गए हैं इस उम्र में। ठीक है, इससे पहले जो रिकॉर्ड था 22 साल की उम्र में था। 1985 में रूस के गैरी कैस्परोव ने जीता था
22 साल की उम्र में, लेकिन 18 साल की उम्र में ही इन्होंने खिताब जीत लिया है। बहुत लंबा चला था ये गुकेश और डिंग लिरेन के बीच में ये मैच। 14वें गेम में डिसाइड हो पाया जीत और हार का। कहाँ पर आयोजन किया गया था इसका? तो चैंपियनशिप तो सिंगापुर में आयोजित किया गया था, ठीक है। और भारत के अगर पूछे जाएंगे कि वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले, वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने वाले ऐसे कौन से वे खिलाड़ी हैं, तो भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। ओके, इससे पहले विश्वनाथन आनंद जो है वो 2012 में चैंपियन बने थे और लंबे समय तक चैंपियन रहे थे वो, ठीक है। डी गुकेश, उनका जन्म हुआ था चेन्नई में 2006 में, मई 2006 में। 7 साल की उम्र में ही उन्होंने शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। पिता डॉक्टर हैं और माँ पेशे से माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो शानदार नाम रोशन किया उन्होंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रिकेट के तीनों स्वरूपों से यानी टेस्ट, वनडे और T20 में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? आंसर है शाहीन आफरीदी, ठीक है, पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने 24 साल और 248 दिन की उम्र में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तीनों प्रारूप में इतने विकेट लिए। हालांकि ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये सबसे युवा गेंदबाज ये हो गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नवंबर 2024 में देश में खुदरा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई खुदरा कितनी रही है? आंसर को 5.48%, ठीक है, 5.48%। ओके, और ये हालांकि पिछले महीने, इससे पहले के जो महीना था ना अक्टूबर में, वो महंगाई दर थी खुदरा 6.21%, लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर में 5.48% आई है। तो ये जो महंगाई दर है वो आरबीआई की जो सहने की क्षमता है, लिमिट है, उसके अंडर में है। देखिए आरबीआई के अनुसार 2 से 6% के बीच में ही महंगाई होनी चाहिए, उससे न ज़्यादा न उससे कम। अगर उससे ज़्यादा होगा और उससे कम होगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर होगा, लोगों पर असर होगा, ठीक है। खासतौर पे क्या हुआ है कि खाद्य वस्तुओं की यानी सब्जियों की कीमतों में थोड़ी सी नरमी देखी गई है, इसी वजह से ये आंकड़ा हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन महंगाई बढ़ी है, कैसे तय होता है ये महंगाई? और हाँ, जो महंगाई है ना वो मतलब सब्जियों के खाद्य जो है अस्थिरता जो है रेट की, वो अभी चिंता का कारण बना हुआ है। अच्छा, कैसे तो तय होता है? तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा ये तय किया जाता है और इसमें खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली और अन्य महंगाई की गणना की जाती है। कौन जारी करता है इसको? तो NSO जारी करता है ये डेटा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसके अंतर्गत आता है। ओके, अब सवाल होगा कि कैसे तय होता है खुदरा महंगाई दर? एक तो ये देख लिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब क्या हुआ? तो इसमें क्या है कि ग्राहक के तौर पर आप और हम जो रिटेल मार्केट से सामान खरीदते हैं, तो इससे जुड़ी जो कीमतों का बदलाव है ना, उसको देखा जाता है और उसी से CPI तय किया जाता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को तय किया जाता है। अब सवाल होगा कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन कैसे हमें प्रभावित करती है? तो महंगाई का सीधा संबंध परचेजिंग पावर से होता है। उदाहरण के लिए देखिए, महंगाई दर अगर 6% एवरेज एक मान लीजिए, तो 6% है, तो जो आपने 100 रुपये कमाए थे पिछले साल और आज भी 100 रुपये कमा रहे हैं मान लीजिए, तो आप आज आपका जो मूल्य है ना 100 रुपये का, वो 94 रुपीज़ ही रह गया है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। उतने में आप कम सामान आप खरीद पाएंगे, ठीक है। तो ये नुकसान होता है। अच्छा, सवाल होगा कि महंगाई कंट्रोल करने के क्या टूल हैं आरबीआई के पास? तो हैं रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट को कम और ज़्यादा करके महंगाई को कंट्रोल करता है आरबीआई। ये सवाल पूछा गया था, ठीक है, एग्जामिनेशंस में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत की थोक महंगाई दर। पिछला जो था वो खुदरा महंगाई दर, अब थोक महंगाई दर की बात हो रही है। तो थोक महंगाई दर नवंबर 2024 में कितनी थी? आंसर को 1.89%, ठीक है। कितना है? 1.89%। आप कहेंगे इतना अंतर क्यों देखने को मिल रहा है? तो देखिए क्या है ना, इसमें कई सारी चीज़ें, दूसरी चीज़ भी जुड़ी होती हैं और खुदरा महंगाई दर में से कई सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं,
ठीक है। तो इसलिए ये 1.89% देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब सवाल होगा कि इसको किसने जारी किया है, तो ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने जारी किया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। ओके, तो ये थोक महंगाई दर कैसे तय की जाती है, तो उसके लिए WPI है यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। खुदरा महंगाई दर कैसे तय होता है, तो CPI के जरिए तय होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और थोक महंगाई की बात होगी तो WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है। यानी जो थोक कारोबारी है, एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से जो वसूलता है, वो जो है थोक कीमत कही जाती है, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो पुराने जितने भी करंट अफेयर्स हैं लगातार आपको मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, बाय।